नमस्कार दोस्तों, डीवाई मोटिवेशन में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स आज इस लाइव गूगल मीट क्लास में जुड़ चुके हैं, हाँ, आप सभी का क्लास में स्वागत है। बिल्कुल। तो आज की इस क्लास में हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही सुनहरा, पर अक्सर अनसुना हिस्सा रह जाता है। सही कहा। स्क्रीन पर जो टाइटल है वो साफ बता रहा है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन या डेक्कन में उभरने वाला एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य। हाँ। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का ये सेशन सिर्फ फैक्ट्स रटने का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने का होने वाला है। बिल्कुल। इस लाइव क्लास का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। स्क्रीन पर आज कुल 11 स्लाइड्स और इमेजेस शेयर की गई हैं। राइट। हम एक एक करके इन स्लाइड्स का, उनकी तस्वीरों का और उन पे लिखी हर एक लाइन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे इस साम्राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत ही मजबूत कल्चरल ब्रिज यानी सांस्कृतिक सेतु का काम किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। क्लास, ध्यान दीजिएगा, हमारी पहली स्लाइड स्क्रीन पर आ चुकी है। इस पर एक बहुत ही शानदार नक्शा यानी मैप दिख रहा है और उस नक्शे के ठीक बीचों बीच एक चमकता हुआ सुनहरा मुकुट रखा है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ तो उसके बाद दक्कन की नई महाशक्ति कौन थी। पर मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य अचानक से खड़ा कैसे हो गया? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन यानी एक पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था। मतलब कोई बड़ी पावर बची नहीं थी? एग्जैक्टली। जब कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं होती तो छोटे छोटे गुट आपस में लड़ने लगते हैं। इसी खालीपन को सातवाहनों ने भरा और इनका शासन कोई छोटा मोटा नहीं था। इन्होंने विंध्य के दक्षिण में लगभग 450 वर्षों तक एक स्थिर शासन चलाया। 450 साल? हाँ, किसी भी साम्राज्य के लिए 450 साल तक टिकना उनके मजबूत प्रशासन को दिखाता है। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है और इनकी मुख्य भाषा प्राकृत थी। प्राकृत थी, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत थी जो स्लाइड के आखिरी पॉइंट में लिखी है। ये उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति के बीच एक शानदार कल्चरल ब्रिज बने। बिल्कुल, इन्होंने दोनों जगह की अच्छी बातों को अपनाया। तो क्लास, यहाँ आता है हमारा पहला एग्जाम अलर्ट। इसे हाईलाइट कर लीजिए। सातवाहन वंश के संस्थापक यानी पहले राजा का नाम सिमुक था और इनकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान थी, जिसे आज पैठण कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो इनके महान शासकों के बारे में और जानने के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। अब दूसरी स्लाइड स्क्रीन पर है। इस इमेज में एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ एक तेज धार वाली तलवार रखी है और उसी के ठीक ऊपर एक कलम और एक पुरानी पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई है। हाँ। ये इमेज सातवाहन वंश के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है, तलवार की ताकत और कलम की शांति। तस्वीर देखकर लग रहा है कि इनके राजा अलग अलग मिजाज के थे। तलवार वाली बात तो समझ आती है, जैसे राजा शातकर्णी प्रथम के बारे में लिखा है। राइट। इन्होंने कलिंग और शुंगों पर विजय प्राप्त की थी और अपना शौर्य साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। लेकिन इतने पुराने युद्ध का हमें पक्का सबूत कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाणिक सबूत मिलता है इनकी पत्नी रानी नागनिका के नाने घाट शिलालेख से। शिलालेख मतलब पत्थरों पर उकेरी गई जानकारी। बिल्कुल। रानी नागनिका ने इसमें शातकर्णी प्रथम की महान जीतों का वर्णन किया है। लेकिन जैसा कि तस्वीर में कलम भी है, इस वंश के 17वें राजा, जिनका नाम हाल था, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। अच्छा। हाँ, वो युद्ध से ज्यादा साहित्य में रुचि रखते थे। उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध प्रेम कविताओं का संग्रह लिखा। सोचिए, एक ही वंश में एक राजा अश्वमेध यज्ञ करके दुश्मनों को हरा रहा है और दूसरा राजा बैठकर प्रेम कविताएं लिख रहा है। ये कितनी शानदार विविधता है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और एग्जाम अलर्ट बन रहा है। राजा शातकर्णी प्रथम ने अपनी महान जीतों के बाद कुछ बड़ी उपाधियां धारण की थीं। उन्होंने खुद को दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र कहा था। राइट।
दक्षिणापथपति का मतलब है दक्षिण के रास्तों का स्वामी। एग्जाम्स के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इनके सबसे बड़े शूरवीर से मिलने के लिए आप चलते हैं अगले पेज पर। तीसरी स्लाइड पर नजर डालिए। इस इमेज में एक गरजता हुआ सुनहरा शेर बनाया गया है। ये शेर उस शक्ति का प्रतीक है जिसने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया। सही कहा। ये इस वंश के सबसे महान और आक्रामक शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की बात कर रहा है, जिनका शासनकाल लगभग 106 से 130 सीई के बीच था। जब ये गद्दी पर बैठे तब तक साम्राज्य थोड़ा कमजोर हो चुका था ना। हाँ, पर इन्होंने आते ही दुश्मनों का सफाया कर दिया। इन्होंने शकों, जिसमें नहपान सबसे खतरनाक दुश्मन था, यवनों और पहलवों का विनाश करके साम्राज्य को बचाया। और इन जीतों का जिक्र भी किसी शिलालेख में जरूर होगा। बिल्कुल। इनकी माता थीं गौतमी बलश्री। उन्होंने नासिक शिलालेख बनवाया था, जिसमें इन जीतों का विस्तार से वर्णन है। और एक बात, विदेशी आक्रमणों की वजह से समाज में वर्ण व्यवस्था बिखर रही थी ना। हाँ, और इसे पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने खुद को एकमात्र ब्राह्मण या एका ब्राह्मण घोषित किया। ये एक गहरा सामाजिक कदम था। एग्जाम अलर्ट है, क्या इन्होंने विदेशी जातियों को सिर्फ हराया? नहीं। कूटनीति का इस्तेमाल हुआ। एग्जैक्टली शक राजकुमारियों का सातवाहन कुल में विवाह करा के उनका भारतीयकरण या एसिमिलेशन किया गया। दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलकर उन्हें उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना लिया। तो अब इनके सिक्कों पर क्या था, ये जानने के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। चौथी स्लाइड सच में दिलचस्प है। इसमें एक मिट्टी के रंग का सिक्का है और उसके ऊपर एक बड़े से समुद्री जहाज का चित्र है। किसी जमीन पर राज करने वाले राजा के सिक्कों पर जहाज का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये अंतिम महान राजा यज्ञश्री शातकर्णी का ट्रेडमार्क था। इन्होंने शकों से कोंकण और मालवा वापस छीना, लेकिन इनकी असली पहचान युद्ध नहीं बल्कि व्यापार और नौवहन यानी नेविगेशन था। मतलब इन्हें समंदर से बहुत लगाव था। और इन्हीं के वक्त में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार अपने चरम पर था। पर रोम तो बहुत दूर है। ये व्यापार इतना तेज कैसे हुआ? इसके पीछे एक बड़ी भौगोलिक खोज थी, जो आज का एग्जाम अलर्ट भी है। उस दौर में हिप्पिलिस की मानसूनी हवाओं की खोज हुई थी। अच्छा, तो हवाओं के सहारे यात्रा आसान हो गई। बिल्कुल। नाविकों को समझ आ गया था कि इन हवाओं से रोम से भारत आना बहुत तेज और आसान है, और इसका नतीजा ये हुआ कि रोम का सोना भारी मात्रा में भारत की तरफ आने लगा। सोने का प्रवाह। हाँ, ये इतना ज्यादा था कि विदेशी इतिहासकार टॉलेमी ने रोम के सोने के भारत की तरफ इस प्रवाह पर बाकायदा दुख जताया था। उन्होंने चिंता जताई कि रोम का खजाना भारत की तरफ बहता जा रहा है। ये तो कमाल है। अब इतना बड़ा सिस्टम चलता कैसे था, ये समझने के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। 5वीं स्लाइड स्क्रीन पर है। यहाँ एक सीढ़ीदार पिरामिड और मुकुट का चित्र है। तो सवाल यही है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर मैनेज कैसे होता था। शासन धर्मशास्त्रों पर आधारित जरूर था, लेकिन अत्यधिक विकेंद्रीकृत था, डिसेंट्रलाइज्ड। साम्राज्य छोटे हिस्सों में बटा था, जिन्हें जनपद या आहार कहते थे। और अधिकारी भी बटे हुए थे। हाँ, जैसे एक कोषाध्यक्ष जो खजांची होता था, राजदूत जो संदेशवाहक था, और एक विशेष पद था उपरी राक्षित, जिसका काम गुफाओं का निर्माण करवाना था। और यहाँ एक दिलचस्प जानकारी है गोलमेक के बारे में। ये ग्रामीण क्षेत्रों का सैन्य शासक था। एक गोलमेक के पास 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक होते थे। बिल्कुल, पर यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट्स देने की प्रथा शुरू की। मतलब टैक्स फ्री जमीनें देना। हाँ, और इसी प्रथा ने भारत में सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का बीज बोया। जिन लोगों को ये जमीनें मिली, वो धीरे धीरे इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने आगे चलकर केंद्रीय सत्ता को ही कमजोर कर दिया। ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। चलिए, इनकी इकोनॉमी को और बारीकी से देखने के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। छठी स्लाइड पर आप सिक्कों और पहियों की तस्वीर देख सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था की ताकत है। पश्चिमी तट पर सोपारा और भड़ोच और पूर्वी तट पर घंटासाला जैसे बड़े बंदरगाह थे। पर एक बात बताइए, रोम से इनके पास इतना सोना आ रहा था, तो इन्होंने खुद के सोने के सिक्के क्यों नहीं चलाए? स्लाइड में लिखा है कि ये सीसा यानी लेड और पुटीन के सिक्के चलाते थे। ये इनका शानदार आर्थिक दिमाग था। रोमन सोना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कीमती था, तो उन्होंने उस सोने को खजाने में जमा किया
और लोकल लेन देन के लिए सस्ती धातुओं के सिक्के चलाए। स्मार्ट। और अर्थव्यवस्था को कौन संभालता था? स्लाइड में श्रेणियों का जिक्र है। श्रेणियां यानी गिल्ड्स, एक ही व्यवसाय करने वालों का समूह। जैसे कुम्हारों की श्रेणी को कुलारिक कहते थे और तेलियों को तिलपिप्पक। और एक उदयांत्रिक श्रेणी भी है जो सिंचाई के लिए हाइड्रोलिक मशीनें चलाती थी। उस जमाने में हाइड्रोलिक मशीनें। हाँ, और एग्जाम अलर्ट ये है कि ये श्रेणियां आज के बैंकों की तरह काम करती थीं। लोग इनमें पैसा जमा करते थे और बकायदा ब्याज पाते थे। मतलब पूरा एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम चल रहा का। अब समाज की स्थिति क्या थी इसके लिए? आप चलते हैं अगले पेज पर। 7वीं स्लाइड पर एक शाही महिला की मूर्ति वाली छवि है। और सबसे उत्सुकता वाली बात यह है कि शासकों के नाम माताओं पर होते थे, जैसे गौतमी पुत्र। क्या इसका मतलब था कि समाज में माताओं को सत्ता मिलती थी? सम्मान मिलता था, पर सत्ता का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। रानी नागनिका की शक्ति को देखिए, उन्होंने विधवा के रूप में शासन संभाला और अंगीर समयना जैसे कठिन यज्ञ किए। और भारत में पहली बार गुफाओं में शाही परिवार की प्रतिभाएं, फैमिली पोर्ट्रेट्स भी लगवाईं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ गहरा विश्लेषण ये है कि राज सिंहासन का उत्तराधिकार हमेशा पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल ही रहा। सम्मान था, पर गद्दी पिता से पुत्र को ही मिलती थी। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। एग्जाम अलर्ट। सातवाहन इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत जो नासिक शिलालेख है, उसकी रचयिता गौतमी बलश्री थीं। ये नाम याद रखिएगा। इनके कलात्मक काम देखने के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। 8वीं स्लाइड पर एक गुफा के अंदर चमकते स्तूप का दृश्य है। ये तो दक्कन में शैलकृत वास्तुकला या रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन दौर था। पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाना। हाँ, कार्ले का चैत्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये भारत का सबसे विशाल और शानदार चैत्य है। और अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप अपनी संगमरमर जैसी नक्काशी के लिए मशहूर हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना और खूबसूरती क्या है पता है? सातवाहन खुद वैदिक ब्राह्मण थे। इसके बावजूद उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा जमीन और संरक्षण दिया। रिलीजियस टॉलरेंस। और एग्जाम अलर्ट। याद रखिए, ऊपरी क्षित वही खास अधिकारी था जिसका काम भिक्षुओं के लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाना था। हर कहानी का एक अंत होता है, वो जानने के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। 9वीं स्लाइड। यहाँ गिरते हुए मुकुट और टूटते पिलर की उदास तस्वीर है। 450 वर्षों का ये विशाल साम्राज्य तीसरी शताब्दी आते आते टूट कैसे गया? मुझे लगता है वो भूमिदान वाली बात। बिल्कुल। पहला कारण गंभीर उत्तराधिकार विवाद, ये सक्सेशन क्राइसिस शुरू हो गए थे। और दूसरा, जिस भूमिदान की प्रथा को इन्होंने शुरू किया था, उसी ने स्थानीय सामंतों को बहुत शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने टैक्स और सेना देना बंद कर दिया होगा। हाँ, और इसी राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर बाहरी दबाव भी बढ़ा। पश्चिमी क्षत्रप और कुषाणों ने साम्राज्य को तोड़ दिया। और फिर इक्ष्वाकु, आभीर और पल्लव जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया। राइट। एग्जाम अलर्ट। सातवाहनों के पतन के बाद दक्कन की सत्ता वाकाटक, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे महान राजवंशों के हाथों में चली गई। तो अब क्लास का टेस्ट लेने का समय आ गया है। चलिए अब चलते हैं अगले पेज में। 10वीं स्लाइड पर एक टारगेट बोर्ड वाली तस्वीर है। क्लास अब टेस्ट मोड में आ जाए, हम कुछ Q&A डिस्कस करेंगे। कार्य था। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि विशेष रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं तैयार करवाना, तो आप बिल्कुल सही हैं। दूसरा प्रश्न, किस भारतीय रानी ने शाही परिवार की प्रतिमाएं लगवाई? सही जवाब है रानी नागनिका। और हाँ, एग्जाम अलर्ट याद दिला दूं, सातवाहनों की राजभाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। ये बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल। चलिए आखिरी टेस्ट के लिए अब चलते हैं अगले पेज पर। 11वीं स्लाइड। यहाँ ट्रॉफी और किताबों की तस्वीर है। प्रश्न 3, उदयांत्रिक किस प्रकार की श्रेणी थी? ये उन श्रमिकों की श्रेणी थी जो सिंचाई के लिए जल यंत्र यानी हाइड्रोलिक मशीनें चलाते थे। और आखिरी प्रश्न, किस विदेशी इतिहासकार ने रोम के सोने के निकास पर दुख प्रकट किया? जवाब है टॉलेमी और प्लिनी ने इस पर चिंता जताई थी। तो क्लास, इस चर्चा की समरी ये है कि सातवाहनों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था, अद्भुत कला और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसने आने वाली कई सदियों को प्रभावित किया। बिल्कुल। और क्लास खत्म करने से पहले मैं सोर्स मटेरियल के आधार पर आप सबको एक गहरा विचार देना चाहती हूँ। सोचिए, अगर सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को टैक्स फ्री गांव देने की यानी लैंड ग्रांट्स की प्रथा शुरू नहीं की होती,
तो क्या भारत में सामंतवाद इतनी गहरी जड़ें जमा पाता? हम्म। क्या उनका साम्राज्य टूटने के बजाय कुछ और सदियों तक टिक जाता? श्रोताओं, इस पर खुद विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।